हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। आज हम देखेंगे भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका में हमारा प्रथम भाग है जो वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या संविधान के भाग 5 का भाग है? ऑप्शन देखेंगे, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, संघीय न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, न्यायपालिका एवं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ एवं भारत के सीएजी, ये सभी ही भाग 5 के भाग होते हैं। आपको ये बता दें कि जो ये 5 भाग हैं ये अध्याय के रूप में हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन देखेंगे 1, 2, 3, 4। जो इसका सही आंसर है वो होगा 3। आपको बता दें भारत में उच्चतम न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय होता है एवं जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। तो जो भारत में है ये 3 स्तर पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का प्रावधान है? ऑप्शन देखेंगे, भाग 1, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इसका सही आंसर होगा भाग 5। भाग 5 के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका होगी। अदर ऑप्शन है भाग 1। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 6 में राज्य की न्यायपालिका होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखेंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। इसका जो सही आंसर है वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस संघीय न्यायालय का प्रतिरूप है? ऑप्शन देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, चार्टर अधिनियम 1933, भारतीय संविधान का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान इसी अधिनियम से लिया गया था और इसी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान में जो शामिल की गई थी इसी अधिनियम से की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, संसद, भारत के महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय। तो जिसका सही आंसर है वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को ही भारतीय संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है और जो संविधान की व्याख्याकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी एवं अनुच्छेद 127 कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1935, स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत क्या होता था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया। इस न्यायालय का जो प्रथम न्यायाधीश था वो एलिजा एम्पे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय, संसद, प्रधानमंत्री। जो इसका सही आंसर है वो होगा संसद। संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई थी? ऑप्शन देखेंगे, 6 सदस्य, 8 सदस्य, 7 सदस्य, 9 सदस्य। तो जिसका सही आंसर है वो होगा 7 सदस्य। जो हमारा मूल संविधान है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर एक निश्चित संख्या की गई थी, जिसके अंतर्गत जो होता था कुल 8 सदस्य होते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। यह हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 126 में वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखेंगे, 2, 3, 5, 6। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 5। आपको बता दें जो कॉलेजियम प्रणाली होती है वो क्या होता है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है इसके लिए एक कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। इसमें जो होता है एक मुख्य न्यायाधीश होता है एवं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इसलिए यह कुल संख्या जो होती है कुल 5 सदस्य संख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेकर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसका जो सही आंसर है वो होगा राष्ट्रपति की अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो अपने कोरम को पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अपने पद की शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के समक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह शपथ ग्रहण करता है। यह अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 6 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन देखेंगे, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया गया है। परंतु जो सेवानिवृत्ति होती है वो 65 वर्ष की आयु में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तब ऐसी स्थिति में उनके कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन देखेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब ये दोनों अनुपस्थित होते हैं तब जो उनके पद के जो कार्य होते हैं, उनके द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य किसके अधीन रहकर करता है? ऑप्शन देखेंगे, स्वतंत्र रहकर, संसद के अधीन रहकर, राष्ट्रपति के अधीन रहकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वतंत्र रहकर। आपको बता दें जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज की भाषा कौन सी है? ऑप्शन देखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों, उर्दू। जो इसका सही आंसर है वो होगा अंग्रेजी। आपको बता दें जो भारतीय संविधान है वो अंग्रेजी में ही लिखा है। जो कामकाज की भाषा है वो भी इंग्लिश या अंग्रेजी ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन देखेंगे,
मोहम्मद हिदायतुल्ला, पीएन भगवती, बीके मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो होगा मोहम्मद हिदायतुल्ला। भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना अनिवार्य है? ऑप्शन देखेंगे, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, कोई अनुभव नहीं। जो इसका सही आंसर है वो होगा 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? ऑप्शन देखेंगे, महान्यायवादी, यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इससे लेगा, या उच्चतम न्यायालय से लेगा, या उच्च न्यायालय से लेगा, या विधि मंत्री से परामर्श लेगा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, एम हिदायतुल्ला, पीएन भगवती, एएस आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो होगा पीएन भगवती। पीएन भगवती को ही जनहित याचिका या लोकहित याचिका का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, लोकहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? ऑप्शन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? हमें ये बताना है कि भारत के किस संवैधानिक पद पर अभी तक कोई महिला को नियुक्त नहीं किया गया है। ऑप्शन देखेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज तक कभी भी किसी महिला को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, संचित निधि द्वारा, आकस्मिक निधि द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा, संसद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा संचित निधि द्वारा। संचित निधि द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो इसमें हमें अनुच्छेद बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 137। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चलिए आधार ऑप्शन भी बता दें। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और अनुच्छेद 137 में अभिलेख न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, हीरालाल जे कानिया, के एन वांचू, एस एस सीकरी, एम हिदायतुल्ला। तो जिसका सही आंसर है वो होगा हीरालाल जे कानिया, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन देखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मेनका गांधीवाद, गोलकनाथवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1975 के द्वारा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन देखेंगे, लीला सेठ, फातिमा बीवी, इंदिरा जयसिंह, सुचेता कृपलानी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा फातिमा बीवी। फातिमा बीवी प्रथम ऐसी महिला थी जो उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे, असमर्थता के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर, उपरोक्त दोनों के आधार पर, हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त दोनों। जो न्यायाधीश होते हैं या तो असमर्थ हों या तो साबित कदाचार किया हो, इन दोनों के आधार पर ही न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस क्षेत्राधिकार को अपनाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकार। तो जो इसका सही आंसर है, आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या होता है, केंद्र या राज्यों के मध्य या केंद्र या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं, उनके जो मामले होते हैं वो मूल क्षेत्राधिकार में ही सुने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद के किस सदन से प्रारंभ की जाती है? ऑप्शन देखेंगे, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, दोनों में से किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो होगा दोनों में से किसी भी सदन में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। परंतु आपको बता दें, जो लोकसभा है उसमें 100 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, और जो राज्यसभा में है उसमें 50 सदस्यों का बहुमत आवश्यक। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी सदन से कर सकते हैं, परंतु लोकसभा में इतने सदस्यों की आवश्यकता होगी और राज्यसभा में इतने सदस्यों की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में क्या वर्णित है? ऑप्शन देखेंगे, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अपीलीय अधिकारिता, अभिलेख न्यायालय, मूल क्षेत्राधिकार। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अभिलेख न्यायालय। 129 में अभिलेख न्यायालय है। आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसे ही अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है। इसका आशय यह है कि जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो सभी जगह साक्षी के रूप में होंगे और इसकी प्रामाणिकता पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, विधि न्यायालय, संसद। तो जो इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को ही मौलिक अधिकारों का रक्षक, संरक्षक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्ति के पश्चात कहाँ कहाँ वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, केवल अधीनस्थ न्यायालय में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो जिसका सही आंसर होगा वो चौथा आंसर सही है, उपरोक्त में से किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, PIL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्ट लिटिगेशन। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब होता है जनहित याचिका, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर की जाती है। इसे ही जनहित याचिका कहा जाता है। आपको बता दें, जो इसके जनक है वो PN भागवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे मामले को किसी अन्य न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के पास यह अधिकार है कि जैसे कोई राज्य है उसमें कोई मामला चल रहा है तो उस मामले को दूसरे राज्य के उच्चतम न्यायालय द्वारा सॉल्व कराया जा सकता है, परंतु यह अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, प्रतिबंध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनराविलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जनहित याचिका से। न्यायिक सक्रियता होती क्या है? तो जो न्यायिक सक्रियता का आशय है, जब जो न्यायपालिका होती है अपने कार्यों को छोड़कर कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में दखल देने लगती है तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? ऑप्शन देखेंगे, 30, 33, 32, 31। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 33। इसका मतलब यह है कि एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ में 33 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। आपको बता दें, पहले क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 30 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था,
जो अब बढ़ाकर इनकी संख्या 1+33 कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन देखेंगे, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अरविंद बोबड़े, जस्टिस कृष्ण मुरारी। जो इसका सही आंसर है वो होगा जस्टिस अरविंद बोबड़े। इन्हें अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, और जो इसके पहले थे वो रंजन गोगोई थे, और उसके भी पहले दीपक मिश्रा थे। आज हमने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप देखेंगे कि आने वाली सभी परीक्षाओं में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न एक भी ना छूटे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।